बाल मंदिर यूट्यूब चैनल पर प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्वरूप सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हम कक्षा 11वीं में पहला अध्याय व्यवसाय, वाणिज्य और व्यापार की हम बात कर रहे थे। कुछ जोखिमों के कारणों को हमने पढ़ा था और जोखिमों की कुछ प्रकृति को पढ़ा था। उनकी मैंने याद दिलवाने के पश्चात व्याख्या से समझाने का आपसे बात कही थी कि व्याख्या से समझाऊंगा। उससे पहले कुछ प्रश्नोत्तरी, जो द्वितीय प्रश्नोत्तरी हमारे जो पहले अध्याय की द्वितीय प्रश्नोत्तरी है उसके मैं बारे में बात करूंगा, और फिर प्रश्नोत्तरी के बाद जो अंतिम पड़ाव हमारा इस पहला अध्याय का रहेगा वो जोखिम की प्रकृति और जोखिम के कारण, उनको हम जानेंगे व्याख्या सहित। उसके 2-3 लेक्चर आएंगे, फिर हमारा पहला अध्याय समाप्त हो जाएगा और इसके साथ साथ प्रश्नोत्तरी भी समाप्त हो जाएगी। विद्यार्थियों, जब हमने इस व्यवसाय अध्ययन को प्रारंभ किया था तब कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी थी। मैं धीरे धीरे इस चैप्टर को या फिर इस पूरे अध्याय को या फिर इस पूरे पाठ्यक्रम को आपके दिमाग के अंदर उस प्रकार से सेट करूंगा ताकि आप समझ सके। धीरे धीरे छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर लेक्चर बनाना, ताकि आप इसकी उपयोगिता को समझ सके, इसके शब्दों को समझ सके, इसकी शब्दावली को जान सके। इसलिए हमारा ये अध्याय बहुत खंडों में विभाजित होकर कम से कम 14 से 15 लेक्चर आपके सामने आए हैं कक्षा 11 के लिए। तमाम प्रकार के जो भी विद्यार्थी है, विद्यार्थियों आपसे निवेदन है, आपने अगर नई वीडियो नहीं देखे हैं तो इन वीडियो को पूरे देख ले, कड़ी बाय कड़ी वीडियो को देखें ताकि आपको समझ में आ जाए। कुछ प्रश्नोत्तरी आज जो आपके सामने रख रहा हूं कि जो मैंने गत वीडियो में भी बात की थी, उससे भी गत वीडियो की जो बात की थी वैसे वैसे मैं प्रश्नोत्तरी जो वीडियो बना रहा हूं उसके बाद जो प्रश्नोत्तरी रख रहा हूं, इसमें आपको बहुत फायदा होगा। अपनी कॉपी में भी आप लिख लें। तो पहला प्रश्न है, उद्योग से आपका क्या तात्पर्य है? उद्योग क्या है? इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री से आपका क्या तात्पर्य है? मैंने आपको विद्यार्थियों समझाया था, उद्योग किसी वस्तु को उत्पादित करना। एक बड़ी बड़ी इकाइयां किसी वस्तु को उत्पादित करती है, उसको रूप प्रदान करती है, उसको उत्पादित करके उसके रूप देना, ये एक उद्योग होता है। और जो संबंधित वस्तु और उनकी समान इकाइयों से जो कार्य किया जाता है और वो बड़ी बड़ी इकाइयां कार्य करती है, वो उद्योग होता है। जैसे कि हम बात करें रुई और कपास के उदाहरण दिया था, रुई और कपास का मिलन कर हमें क्या वस्त्र के अंदर हम निर्माण कर सकते हैं। ऐसे तमाम प्रकार की इकाइयों के बारे में भी बात की थी। तो हमारा पहला प्रश्न है, उद्योग से आपका क्या तात्पर्य? प्रश्न आ सकता है कि उद्योग से आपका क्या तात्पर्य, तो आप लिख सकते हैं 2 नंबर का अगर सवाल आता है तो उद्योग से तात्पर्य उन आर्थिक क्रियाओं से है। विद्यार्थियों, इसके अंदर आर्थिक क्रियाओं की मैंने आपसे चर्चा की थी। आर्थिक क्रियाएं वो होती है जिसमें धन कमाया जाता है, ऐसा व्यापार किया जाता है जिसमें धन अर्जित हो, कुछ वस्तुओं को उत्पादन कर उन्हें विक्रय कर विनिमय के माध्यम से धन अर्जित किया जाए, वो आर्थिक क्रिया होती है। उन आर्थिक क्रियाओं से है जिनका संबंध संसाधनों को उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित करना है। विभिन्न प्रकार के आपके पास कच्चा माल होता है, उन कच्चे माल को आप निर्मित माल के अंदर परिवर्तन करते हो। आपकी बड़ी बड़ी इकाइयों के अंदर संसाधन उपलब्ध होते हैं, उन संसाधनों को बड़े बड़े संयंत्र, बड़े बड़े प्लांट, मशीनरी के माध्यम से आप उन संसाधनों को वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं। तथा क्या कह सकते हैं, समान वस्तुओं अथवा संबंधित वस्तुओं, समान जो एक समान की वस्तुएं और जो उससे संबंधित वस्तुओं के उत्पादन में लगी इकाइयों के समूह से भी है। ये भी एक उद्योग होता है। जो विभिन्न प्रकार की इकाइयां लगी होती है वो समान प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करती है और संबंधित वस्तुओं का उत्पादन करती है, उन समूह से भी है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, रुई अथवा कपास से सूती वस्त्र आदि बनाना। रुई अथवा कपास ये एक संसाधन है, इनका प्रयोग कर हम सूती वस्त्र का निर्माण करते हैं। तो ये बड़े बड़े जो इकाइयां हैं इसका कार्य करती है, यही उद्योग कहलाता है। ये उद्योग से हमारा तात्पर्य था। गौर करें विद्यार्थियों, उद्योग से तात्पर्य उन आर्थिक क्रियाओं से है जिनका संबंध संसाधनों को उपयोगी वस्तुओं में क्या करना, परिवर्तन करना, तथा समस्त समान वस्तुओं तथा संबंधित वस्तुओं के उत्पादन में वो लगी हुई इकाइयों के समूह से भी है, समूह जो मिलकर कार्य करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, रुई अथवा कपास से सूती वस्त्रों को बनाना। अगला प्रश्न है, वाणिज्य से आपका क्या तात्पर्य है? वाणिज्य को हम यहाँ कॉमर्स बोलते हैं। गौर करें विद्यार्थियों, कॉमर्स बोलते हैं। अब आपने वस्तु का उत्पादन तो कर लिया, अब वस्तु का उत्पादन करने के बाद जब आप उत्पादित वस्तु को क्रेताओं के तक कैसे पहुंचाओगे, विक्रेता उन वस्तुओं को कैसे बेचेगा, उसमें तमाम प्रकार की जो बाधाएं आएगी, उन बाधाओं को जब दूर किया जाएगा विनिमय के माध्यम से, ऐसा परिवहन संबंधी बाधाएं जो आएगी, माल गोदाम से लेकर उपभोक्ता तक किस प्रकार पहुंचाया जाएगा, वो तमाम प्रकार की जो भी प्रक्रिया की जाती है, मैंने गत वीडियो के अंदर इसको विस्तारित रूप से समझाया है। मगर आज जो कुछ प्रश्न बनते हैं, प्रश्नों का उत्तर हमें कैसे देना है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, कैसे आपको उत्तर देना है। तो वाणिज्य से आपका क्या तात्पर्य? वाणिज्य से हमारा तात्पर्य यह है कि वे क्रियाएं जो विनिमय में आने वाली बाधाओं को दूर करती है। विनिमय का मतलब है एक्सचेंज। विनिमय का मतलब मैंने आपको समझाया था, विनिमय यानी कि एक्सचेंज, कुछ के बदले कुछ आप दिया जाता है। जैसे कि आप वस्तु खरीदते हैं, वस्तु खरीदने
के लिए आप क्या धन या उस वस्तु की कीमत चुकाते हैं और कीमत चुकाकर आप वो वस्तु लेते हैं। तो विनिमय में उसके उपरांत जो विभिन्न प्रकार की बाधाएं आती है, परिवहन की बाधा आती है, जैसे आप वस्तु कहीं बाहर से मंगवा रहे हो तो पैसे की ट्रांजिशन की बाधा आती है, पैसों के व्यवहार की बाधा आती है, उसको आप बैंकिंग के माध्यम से पैसे चुका सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार की ऐसी बाधाएं जो आती है, बाधाओं को दूर करती है कौन? ये क्रियाएं, वे क्रियाएं जो विनिमय में आने वाली बाधाओं को दूर करती है वो वाणिज्य कहलाता है। तथा वस्तु को उत्पादक से लेकर उपभोक्ता तक, उत्पादक जो माल का उत्पादन करता है, उपभोक्ता जो उस वस्तु का उपभोग करता है, यानी कि क्रेता खरीदने वाले उपभोक्ता तक पहुंचाता है। परिवहन स्थान संबंधी बाधाओं को दूर करता है। स्थान संबंधी बाधा, परिवहन यानी एक जगह से ट्रांसपोर्टेशन जिसे कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए बाधाओं को दूर करता है। उत्पादन स्थल से बिक्री स्थल तक ले जाता है आदि, ये सब वाणिज्य कहलाता है। उत्पादन स्थल से बिक्री स्थल तक ले जाना परिवहन के माध्यम से, और कई स्थान संबंधी बाधाओं को दूर किया जाता है, ये सब वाणिज्य के अंदर सम्मिलित रहता है। प्रश्न तीसरा, व्यापार से आपका क्या समझते हैं? अब आपने उद्योग समझा, वाणिज्य समझा और व्यापार। विद्यार्थियों, व्यापार वाणिज्य का ही एक अंग होता है। जो क्रियाएं वाणिज्य के अंदर की जाती है वो व्यापार के अंदर की जाती है, और व्यापार का मतलब है कि जो उत्पादित वस्तु की क्या करना, बिक्री करना। अब वो वाणिज्य के अंदर तमाम प्रकार की वो बाधाओं को दूर किया जाता है, उपभोक्ता तक पहुंचाने में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाता है, विनिमय में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाता है। मगर व्यापार एक वो क्रिया है जिसके अंदर किसी चीज का बिक्री करना, किसी चीज का हस्तांतरण करना, विनिमय करना, यानी किसी वस्तु को, उत्पादित वस्तु को बेचना, ये सब व्यापार के अंदर आता है। व्यापार के बिना वाणिज्य अधूरा है और वाणिज्य के बिना व्यापार अधूरा है, इसलिए व्यापार वाणिज्य का अंग है। आप कह सकते हैं कि यह वाणिज्य का अनिवार्य अंग है। इसका तात्पर्य बिक्री करना, बेचना, हस्तांतरण करना, एक चीज को दूसरी तरफ हस्तांतरण करना अथवा विनिमय वाली सभी क्रिया करना, और उत्पादित वस्तुओं को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाना। यहाँ विद्यार्थी आप लिख सकते हैं कि उत्पादित वस्तुओं को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाना, ये भी आप लिख सकते हैं। तो गौर करें विद्यार्थियों, व्यापार से आप क्या समझते हैं? ये वाणिज्य का अनिवार्य अंग है। इसका तात्पर्य बिक्री करना, हस्तांतरण करना अथवा विनिमय करना तथा उत्पादित वस्तुओं को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाना, ये व्यापार से तात्पर्य सरल शब्दों के अंदर समझा रहा हूं विद्यार्थियों। और अब अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, प्रश्न चौथा है कि गौर करें विद्यार्थियों, प्रश्न चौथा क्या है? प्रश्न चौथा, व्यवसाय के आवश्यक उद्देश्य लिखिए। व्यवसाय के आवश्यक उद्देश्य, व्यवसाय जब हम करते हैं विद्यार्थियों, मैंने आपको पहले बताया था कि व्यवसाय के अंदर तमाम, व्यवसाय का उद्देश्य सिर्फ धन कमाना नहीं है, सामाजिक उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन करना है। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखा जाए तो व्यवसाय का उद्देश्य बहुत विस्तृत उद्देश्य हो गया है। पहले सिर्फ धन कमाना उद्देश्य रहता था, मगर धन के साथ साथ सामाजिक निर्वहन करना और विभिन्न प्रकार के ऐसे कार्य करना, वो सब उद्देश्य के अंदर निहित रहते हैं। तो व्यवसाय के उद्देश्यों के वीडियो हमने देखे थे। तो व्यवसाय के आवश्यक उद्देश्यों के अंदर हम लिख सकते हैं कि व्यवसाय के लिए आय का ये एक स्रोत होता है। व्यवसाय जिस प्रकार हम करते हैं, जब उसके उद्देश्य होते हैं, उद्देश्य क्या होता है? पहले हम उद्देश्य निर्धारित करते हैं कि हमें धन कमाना है, और धन हम किस प्रकार वस्तुओं को उत्पादित कर कम लागत पर माल को उत्पादित कर बेचकर हम आय कमा सकते हैं, ये आय का एक स्रोत होता है। व्यवसाय की कुशल कार्यशैली का ये द्योतक होता है। हम जिस प्रकार व्यवसाय करते हैं उसमें कुशलता से कार्य किया जाए, उसका ये द्योतक होता है, उसका ये सबूत होता है, उसका ये एक परिणाम होता है। व्यवसाय इकाई की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। व्यवसाय होता है, सफल व्यवसाय आपकी इकाई की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम अच्छा व्यवसाय करें ताकि हमारी प्रतिष्ठा बढ़े। तो ऐसे 3 बिंदु है मैंने लिखे हैं कि व्यवसाय के लिए आय का स्रोत है, व्यवसाय की कुशल कार्यशैली का ये द्योतक है, व्यवसाय इकाई की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। ये सब इसके व्यवसाय के आवश्यक उद्देश्य होते हैं। फिर हमने व्यवसाय के उद्देश्यों को पढ़ने के बाद आपने गत वीडियो में देखा होगा कि व्यवसाय के हमने बहुमुखी उद्देश्यों को पढ़ा था, और बहुमुखी उद्देश्यों के हमने अलग अलग बिंदुओं को मैंने आपको समझाया था। उन्हीं बिंदुओं में से एक प्रश्न आपके सामने आ रहा है। इस प्रकार से प्रश्नोत्तरी बन सकती है, इस प्रकार से एक परीक्षक प्रश्न आपके सामने प्रक्षेपण कर सकता है, आपको दे सकता है। बहुमुखी उद्देश्य विभिन्न प्रकार के ऐसे उद्देश्य थे। हम हर एक उद्देश्य को विस्तृत व्याख्या सहित पढ़ेंगे, और हमने जहां तक पढ़ भी लिए हैं और भी हम पढ़ते जाएंगे, व्याख्या सहित पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो व्यवसाय के बहुमुखी उद्देश्यों में हमने जो नवाचार से आपका क्या तात्पर्य है, नवाचार से आपका क्या तात्पर्य है? तो विद्यार्थियों, व्यवसायिक बहुमुखी उद्देश्य से नवाचार से तात्पर्य, नवाचार का मतलब इनोवेशन। जब कोई भी एक उद्यमी व्यापार करता है, व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, अपने व्यवसाय को उच्च शिखर पर ले जाने के लिए नई नई तकनीकों का उपयोग करता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम बात करें, पहले बड़े बड़े कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता था, फिर धीरे धीरे वो कंप्यूटर लैपटॉप में बदले, जो बड़े बड़े कंप्यूटर लैपटॉप, फिर पीसी कंप्यूटर, डेस्कटॉप से पीसी, फिर आजकल हम जेब के अंदर लेकर कंप्यूटर घूमते हैं। ये नवाचार होता है। जो विधि चलती है उस विधि में नवीनता लाना, उस विधि में नई तकनीक लाना, ये नवाचार कहलाता है। तो व्यवसाय के बहुमुखी उद्देश्यों में से एक सवाल ये बन के आया कि नवाचार से आपका क्या तात्पर्य है? तो आप लिख सकते हैं कि व्यवसाय बहुमुखी उद्देश्य से नवाचार से हमारा ये तात्पर्य है कि नए
विचारों का समावेश किया जाए, अलग अलग विचार, नए नए आइडियाज अंदर डाले जाए, या जिस विधि से जो कार्य किया जाता है उसमें नवीनता लाना है। और नवीन विधि, इस नवाचार की 2 विधियों के बारे में भी आगे बात होगी। व्यवसाय जोखिम के कुछ कारण हैं, उन्हें बताइए। तो प्राकृतिक कारण मैंने बताया, प्राकृतिक कारण, नेचुरल कारण, जैसे भूकंप आना, बाढ़ होना, इसके बारे में मैं व्याख्या में आगे मैं बात करूंगा, इनके बारे में बात करूंगा। उससे पहले मैं प्रश्नोत्तरी ले रहा हूं। यानी प्राकृतिक कारण कौन कौन से हो सकते हैं? बाढ़ आना, भूकंप आना, जैसे कोविड आया, इसने भी तबाही मचा दी। मानवीय कारण जैसे कि चोरी करना और तालाबंदी करना, क्रोधित भावनाओं के अंदर तालाबंदी करना, स्ट्राइक करना, इस प्रकार की हड़तालें करना, आगे मानवीय व्यवहार होते हैं। आर्थिक कारण और अन्य कारण, इनके बारे में मैं आगे बात करूंगा। तो ये कुछ 6 प्रश्न आपके सामने बने और आगे के प्रश्न आप देखें विद्यार्थियों, और कौन कौन से प्रश्न हम करवा रहे हैं। इनको कॉपी में भी लिखते जाएं विद्यार्थियों, ताकि आपको आगे ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। प्रश्न 7वां देखिए विद्यार्थियों, प्रश्न 7वां, व्यवसाय जोखिम में प्राकृतिक कारण। मैंने आपको बताया थे विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक कारण होते हैं। प्राकृतिक कारण से आपका क्या तात्पर्य है? जो ये जोखिमों के प्रकृति और जोखिमों के जो कारण हैं, उसको मैंने आपको याद करवाने की कोशिश की थी। अब उसमें से जो प्राकृतिक कारण है उसको व्याख्या से समझाने का मैंने आपसे बात की थी। अब उसमें मैंने पहले प्रश्न बना लिया है, आप प्रश्न समझ ले तो व्याख्या हो जाएगी। गौर करें, व्यवसाय जोखिम में प्राकृतिक कारण। 7वां प्रश्न, व्यवसाय जोखिम में प्राकृतिक कारण से आपका क्या तात्पर्य है? तो आप क्या लिख सकते हैं कि प्राकृतिक कारण कौन कौन से हो सकते हैं जो व्यवसाय के अंदर जोखिम पैदा करते हैं? तो गौर करें, तो प्राकृतिक कारण में प्राकृतिक आपदाएं हो सकती है। प्राकृतिक कारण से हमारा तात्पर्य, या प्राकृतिक कारण से हम ये समझते हैं कि प्राकृतिक कारण में प्राकृतिक आपदाएं जो प्रकृति यानी नेचर, जो नेचर के द्वारा होती है, ये अपने आप एक नेचर यानी एक प्रकृति, जो प्रकृति हमारे चारों ओर जो एक प्रकृति है, वो प्रकृति के द्वारा दी गई जो जोखिम होती है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब वो प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी आपदाएं? जैसे बाढ़ का आना, ज्यादा बरसात होगी तो बाढ़ आएगी, भूचाल आना यानी भूकंप आना, इस प्रकार से चारों तरफ जमीनों का उथल पुथल होना, बिजली गिरना, भारी वर्षा का होना। अगर ज्यादा भारी वर्षा होती है तो अकाल भी हो जाता है, कई जो फसलें नष्ट भी हो जाती है, तो अकाल आदि, ये सब क्या है? ये सब एक प्राकृतिक आपदा है। इनसे व्यवसाय पर खतरा मंडराता है और जोखिम की अनिश्चितता बढ़ती है, इसलिए ये एक प्राकृतिक कारण होते हैं। मनुष्य का इसमें कोई नियंत्रण नहीं होता है, मनुष्य इसमें कुछ भी नहीं कर पाता है, इसका कोई नियंत्रण नहीं होता, मनुष्य अपने द्वारा कुछ भी नहीं कर पाता है इसके अंदर। ये एक प्राकृतिक आपदा है, अतः इसमें संपत्ति एवं आय की भारी हानि भी होती है। तो प्राकृतिक आपदा या प्राकृतिक जो जोखिम होते हैं उसके से आपका क्या तात्पर्य है? उससे हमारा ये तात्पर्य है कि अब प्राकृतिक कारण में प्राकृतिक आपदाएं सम्मिलित है, जैसे कि बाढ़ का आना, भूचाल का आना, भूकंप का आना, बिजली का गिरना, अधिक वर्षा होना, अकाल आना, और मनुष्य में इसमें कोई भी नियंत्रण नहीं होता है, इसमें संपत्ति और आय की भारी हानि होती है। गौर करें विद्यार्थियों। अब हमारा प्रश्न है कि आर्थिक कारण में किसे सम्मिलित किया गया है? ये विभिन्न प्रकार के कारण होते हैं जो व्यवसाय जोखिम के अंदर रहते हैं। व्यवसाय जोखिमों के क्या क्या कारण होते हैं उसके बारे में, जैसे प्राकृतिक कारण पहला हो गया। अब दूसरा है प्रश्न 8वां, आर्थिक कारण से में किसे सम्मिलित किया गया? आर्थिक कारण कौन कौन से होते हैं और उसमें किसे सम्मिलित किया गया? आर्थिक कारण, आर्थिक से मतलब है सीधा कि धन से हैं, और ये कारण ऐसे होते हैं जो आपकी कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से धन में कमी करेंगे और लाभों में कमी करेंगे और आपके पास पैसा नहीं होगा। तो गौर करें, माल की मांग में अनिश्चितता आना, माल कितना खरीद रहा, माल ज्यादा खरीद रहे हैं या कम खरीद रहे हैं, उसमें अनिश्चितता आना। जो माल ज्यादा बिक रहा है वो अब कम बिक रहा है, और जो मांग की जा रही है क्रेताओं के द्वारा, उपभोक्ताओं के द्वारा, वो कम की जा रही है, तो उसमें अनिश्चितता आ रही है। जो ही माल की मांग कम हो जाएगी, अनिश्चित हो जाएगी, तो हमें कहीं न कहीं आर्थिक धन से हम मंदी में गुजरेंगे, हम धन की प्रबलता हमारे पास कम होगी। प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटिशन, एक दूसरे की दुकानों की प्रतिस्पर्धा, मार्केटों की प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटिशन, एक दूसरे को काट कर आगे बढ़ने की जब कोशिश करता है तो सबको पीछे धकेलने की कोशिश करता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो उसमें भी आर्थिक मंदी आती है। कॉम्पिटिशन की भावना, मूल्य में कम करना, मूल्य को बढ़ाना, अपनी वस्तु को बेचने के लिए तमाम प्रकार के जो बाजार के अंदर जो मूल्य चल रहे हैं उसको कम कर बेचना, ये भी एक घाटे का सौदा होता है। ग्राहकों से देय राशि, जो ग्राहकों से हम राशि मांग रहे हैं, देय यानी बकाया जो राशि है, ग्राहकों को दे राशि, वो ग्राहक हमें नहीं लौटा रहे हैं, तो भी हम आर्थिक स्थिति में कमी आएगी। और तकनीकी परिवर्तन, जो विभिन्न प्रकार के तकनीकी परिवर्तन, नवाचार होते हैं, एक चीज
को जब हम स्थापित करते हैं संयंत्र में और जब हम वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं तो दूसरी फैक्ट्री जब नई नई तकनीकें और लेके आती है तब हमारी कहीं न कहीं उस फैक्ट्री पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है और हम आर्थिक मंदी के दौर से गुजरते हैं। गौर करें, उत्पादन में परिवर्तन, जब उत्पादन में भी परिवर्तन होता है, वस्तुओं का उत्पादन के अंदर नवाचार लाया जाता है, नई तकनीकों को अपनाकर नई नई वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, तो भी हम कहीं न कहीं समस्या के अंदर, आर्थिक समस्या के अंदर आएंगे। ऋण पर ब्याज और दर में वृद्धि, जब हम लोन लेते हैं व्यवसाय को चलाने के लिए, जब उस लोन की जो रेट होती है, इंटरेस्ट रेट, ब्याज की दर, वो अगर बढ़ जाती है तो भी हमें आर्थिक मंदी के रास्ते पर चलना होगा। और करों की भारी, जब टैक्स बढ़ता है, जैसे इस बार जैसे 1 जुलाई 2017 पर खतरा आया, जीएसटी लागू हुई और जीएसटी में जब टैक्स बढ़े तो व्यापारियों पर आर्थिक मंदी का एक दौर उभर के सामने आया, कई विरोध भी हुए। तो करों की भारी उगुहाई, जैसे कि ज्यादा टैक्स जब गवर्नमेंट हमसे वसूल करती है तो भी हम आर्थिक मंदी के दौर से गुजरते हैं और यही कारण होते हैं जो व्यवसाय के अंदर जोखिमों को बढ़ावा प्रदान करते हैं। गौर करें, आर्थिक कारण में किसे सम्मिलित किया गया है, तो देखिए माल की मांग में अनिश्चितता को, माल की जो मांग होती है उसमें अनिश्चितता, क्योंकि माल की जो मांग है, जो ग्राहक जो निरंतर खरीद रहे थे उसकी मांग में कमी आ जाती है, तो फिर हम ज्यादा माल अगर नहीं उत्पादित कर पा रहे हैं तो हमें कहीं न कहीं लॉस होगा। प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन की भावना, मूल्य के कम होना, जो कीमत है उससे भी कम से बेचना, ग्राहकों से देय राशि, जो ग्राहकों से हम राशि मांग रहे हैं उसके बारे में बात हो रही है, तकनीकी परिवर्तन के बारे में बात, उत्पाद की परिवर्तन और ऋण पर ब्याज और दर में वृद्धि और करों की भारी उगुहाई, ये सब आर्थिक कारणों के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। जिस प्रकार प्राकृतिक कारणों के अंदर बाढ़, भूकंप, बिजली का गिरना, भारी वर्षा का होना, अकाल आदि, मनुष्य को इसमें कोई नियंत्रण नहीं होता है, इस तमाम प्रकार की संपत्तियों में इसमें हानि होती है, उसी प्रकार आर्थिक कारणों के अंदर किन्हें शामिल किया गया है, माल की मांग में अनिश्चितता को, प्रतिस्पर्धा को, मूल्य को, ग्राहकों से देय राशि को, तकनीकी परिवर्तन को, उत्पाद का परिवर्तन को, ऋण पर ब्याज की दरों में वृद्धि को और करों की उगुहाई को सम्मिलित किया गया है। अब विद्यार्थी गौर करें, मानवीय कारण कौन कौन से हैं। मानवीय कारण मानव के द्वारा किए जाते हैं, मानव सोची समझी साजिश के द्वारा जो कार्य करता है और फैक्ट्री के अंदर तो तमाम प्रकार की ऐसी प्रक्रियाएं करता है जिसके अंदर व्यवसाय को जोखिम सहना पड़ता है, वो कारण कर्मचारी। मानवीय कारण से हमारा तात्पर्य है कि कर्मचारी के द्वारा बेईमानी करना, कुछ व्यवसाय के अंदर सही ढंग से व्यवसाय के अंदर माल को उत्पादित करने में अपना पूरा सहयोग नहीं करना, या हिसाब किताब में धोखाधड़ी करना, चोरी करना, लापरवाही बरतना जानबूझ के, अज्ञानतावश भी कुछ कारण ऐसे हो सकते हैं, हड़तालें करना तथा प्रबंधकों की अकुशलता। प्रबंधक उसके अंदर जब व्यवसाय जब चल रहा है उसके अंदर प्रबंधक पूरा ध्यान नहीं देते हैं, अपना पूरा सहयोग नहीं प्रदान करवाते हैं, कर्मचारियों को निरंतर अभिप्रेरित नहीं करते हैं, अच्छा नेतृत्व नहीं करते हैं, उनकी अकुशलता अगर होती है तो भी ये सब मानवीय कारण होते हैं जो जोखिमों की अनिश्चितता को बढ़ावा प्रदान करते हैं और व्यवसाय के अंदर जोखिम की अनिश्चितता बढ़ जाती है। ये मानवीय कारण होते हैं। कर्मचारियों की बेईमानी कह सकते हैं, लापरवाही कह सकते हैं, अज्ञानता कह सकते हैं, हड़ताल कह सकते हैं, प्रबंधकों की अकुशलता, यानी प्रबंधक पूरा व्यवसाय के प्रति ध्यान नहीं प्रदान करते हैं। तो ये हमारा 9वां प्रश्न था। अब हमारा अंतिम प्रश्न जो इस प्रश्नोत्तरी का है, 10वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न, उसके बारे में हम बात करेंगे कि व्यवसाय के बहुमुखी उद्देश्य लिखिए। व्यवसाय के बहुमुखी उद्देश्य कौन कौन से होते हैं उनके बारे में मैंने चर्चा की थी विद्यार्थियों गत वीडियो में, और आज सिर्फ उन बहुमुखी उद्देश्य को आपको लिखना है कि व्यवसाय के बहुमुखी उद्देश्य, जैसे कि व्यवसाय के बहुमुखी है, व्यवसाय का उद्देश्य है, व्यवसाय का क्या उद्देश्य है, व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। तो उनका बहुमुखी उद्देश्य है कि बाजार की स्थिति को जानना, किस प्रकार बाजार की हम स्थिति को जानते हैं, उसकी प्रतिस्पर्धा को समझते हैं। मैंने व्याख्या सहित आपको समझाने का प्रयास किया था। तो बाजार की स्थिति को जानना, नव परिवर्तन करना, कोई भी नई वस्तु को जब हम उत्पादित करें तो उसमें नवाचार लेके आना, नव परिवर्तन करना, उत्पादकता को बढ़ावा प्रदान करना, भौतिक वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता प्रदान करवाना, लाभार्जन कमाना और सामाजिक उत्तरदायित्व। तो कुछ बिंदु मैंने इसके अंदर लिखे हैं और इस गत वीडियो के अंदर मैंने इसकी व्याख्या से चर्चा भी की है। तो गौर करें, व्यवसाय बहुमुखी उद्देश्यों के अंदर बाजार की स्थिति का पता करवाना, नव परिवर्तन करवाना, उत्पादकता ज्यादा लेके आना, भौतिक वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता प्रदान करवाना, लाभार्जन करना और सामाजिक उत्तरदायित्व। मैंने बताया था कि एक व्यवसाय का सिर्फ लाभ कमाने से तात्पर्य नहीं होना चाहिए, अपने समाज के लिए भी कुछ कार्य करना चाहिए। CSR, जैसे जब हम कक्षा 12वीं के अंदर पढ़ते हैं, CSR कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व होता है। जब हमारा 1000 करोड़ से हमारा टर्नओवर अधिक होता है तो हमें 2% हमें समाज के लिए लगाना होता है। इस प्रकार मैंने कैन एनर्जी का उदाहरण दिया था। कैन एनर्जी यहाँ जो बाड़मेर के अंदर ऑयल फील्ड का कार्य कर रही है, वो उस कार्य के प्रधान जब पैसा कमाती है तो उसका 2% अपने
अपने बाड़मेर क्षेत्रीय के अंदर, जैसे कि स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान के तहत, ग्रीन बाड़मेर के तहत, और विभिन्न प्रकार के ऐसे एम्बुलेंस वैन लगाना, ऐसे कई प्रकार के ऐसे कार्य किए जाते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों के अंदर पैसा सुपुर्द करवाना, तो ये सामाजिक उत्तरदायित्व के अंदर निहित की भावना रहती है और यही व्यवसाय का एक मुख्य उद्देश्य होता है। जो आज जो हमने कुल मिला के 10 प्रश्नोत्तरी की, इस प्रश्नोत्तरी के बाद मैं कुछ जोखिमों की प्रकृति और कारणों के बारे में मैं व्याख्या से चर्चा करूंगा, और उस कारणों के अंदर मैंने 3 कारणों के बारे में मैंने चर्चा की। मैंने प्राकृतिक कारण के बारे में चर्चा की, आर्थिक कारण के बारे में चर्चा की, मानवीय कारण के बारे में चर्चा की, और भी जो इसके कारण है, अन्य कारण भी है, उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। और आपको ये पूरी प्रश्नोत्तरी अपनी कॉपी में करनी है। धन्यवाद विद्यार्थियों।